आपके व्यक्तिगत जीवन में जी। अभी तक आपने कौन-कौन से मुश्किल संघर्ष किए हैं? और कब क्या कोई ऐसा समय आया जब आपको लगा कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ? नहीं, ईश्वर की कृपा से ऐसा समय नहीं आया। क्योंकि आपने स्ट्रगल बहुत किया है। स्ट्रगल मैंने बहुत किया है और स्ट्रगल करने की एक ही वजह है, शायद ये मेरी चाइल्डहुड तो नहीं करेंगे, जब मैं 6th-7th में पढ़ती थी, तो एक थी कि मेरे मेरे भाई काफ़ी बड़े हैं मुझसे, तो उनकी मैरिज हुई। तो वो पहले पत्र आते थे, अंतर्देशीय आते थे, तो उसमें मेरी भाभी का नाम लिखा था सरोज चतुर्वेदी, इस तरह से लिखा था। तो मैंने कहा ये तो दुबे लिखती थी, ये चतुर्वेदी हो गई, शादी से पहले हम लोग चतुर्वेदी थे। तो कहा कि शादी के बाद सरनेम बदल जाता है, तो मैंने उस समय एकदम सोच भी बिल्कुल अपरिपक्व सोच, बच्चे की सोच, तो उसमें मैंने कहा कि लेकिन मैं तो अपना सरनेम नहीं बदलूँगी, आप मुझे चतुर्वेदी से जानो, फिर किसी और लोग मुझे सुमिता, मैं जो हूँ मेरी पहचान क्यों नहीं है? तो एक मैं ये बात कहती हूँ कि मुझे ये बात शुरू से थी, जैसे मेरी माँ खाना बनाती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल संघर्ष करना व्यावहारिक तौर पे किताबों से नहीं, मैंने अपनी माँ के जीवन से सीखा है। जब मैं लड़की थी तो मैं कहती थी, माँ तुम कितना सैक्रिफाइस करती हो, कितना त्याग करती हो, कैसे करती हो? लेकिन आज माँ बनने के बाद, उन जिम्मेदारियों में आने के बाद मुझे एहसास होता है कि माँ मैं तो बिल्कुल तेरे जैसी हूँ। वो त्याग, वो सब कुछ मैंने अपनी माँ से सीखा और कभी ना हारना भी मैंने अपनी माँ से सीखा। तो उसके बाद मेरी माँ जो घर में खाना बनाती थी, जैसे कि हर भारतीय महिला बनाती थी, तो मैं सुबह सबको स्कूल भेजना, फिर बनाना त्योहारों पे। तो मैं अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो कुछ चीजों को मैंने इतना घटित हुए देखा कि मुझे लगता था ये कंपलसरी क्यों है हमारे लिए, जैसे सरनेम बदलना कंपलसरी है, तो लड़की हो शादी के बाद मतलब दूसरे घर जाना है वो तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन खाना बनाना कंपलसरी। तो मुझे इस कंपलसरी शब्द से मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ और मुझे तब से मेरा, भले मुझे अवसर उतने मिले नहीं मिले, अवसर नहीं मिले, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव मैं आपके साथ आयुष जी साझा करना चाहूंगी, हर बहन बेटी के लिए, हर लड़की के लिए, कि ईश्वर ने आपने पढ़ा है, सबने सुना है कि स्त्री जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो आपको ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप ईश्वर की सच में सर्वश्रेष्ठ रचना है और उस रचना को संभाल के रखना आपका ही उत्तरदायित्व है। अवसर की प्रतीक्षा में अपने को कभी निराश ना करें, अपने सपनों को हमेशा सजो के रखें, हमेशा सजो के रखें, सपनों को कभी ना मरने दें। चाहे आपको बच्चे को जन्म देना पड़े, उन्हें बड़ा करना पड़े, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो आपके संस्कार हैं उनको निभाते हुए आपको सब कुछ छोड़ के घर में रहना पड़े, वो सब आप करिए, लेकिन अपने सपनों को जिंदा रखिए। और मैंने वही किया, अपने सपनों को जिंदा रखा और इसी वजह से मैं निरंतर संघर्ष कर रही हूँ और आज थोड़ी सी अपनी एक पहचान बना पाई हूँ। आपके जीवन में कब ऐसा पल आया जो आपको लगा हो कि आज तक में सबसे ज़्यादा खुश मैं इस दिन हूँ? मतलब सबसे ज़्यादा आप कब खुश हुई? आपको कब खुशी मिली? मैं फैक्ट बताऊँ, मैं जब माँ बनी मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि ये वास्तविकता है कि स्त्री जो होती है, अगर वो माँ नहीं बनती है तो वो अपूर्ण रहती है। क्योंकि पुरुष और स्त्री में एक यही सबसे बड़ी प्राकृतिक असमानता है कि पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, वो एक महिला ही दे सकती है, तो उसका महिला होना तभी सार्थक होता है जब वो माँ बनती है और माँ बनना ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। आपके जीवन में कब आपको लगा कि आप बहुत ज़्यादा जब आप दुखी हो गई हो, जब आपको लगा हो कि एकदम मतलब कभी लगा हो कि एकदम दुखी हो गई हो, जी, एकदम जी। सब कुछ खत्म हो रहा है? जी, जी, जी। हाँ, ऐसी हताशा, निराशा ऐसी लगता है समय बीतता जा रहा है। 2 लाइनें कहना चाहूँगी इसमें कि कई बार ऐसे ही होता है कि दिल ख्वाहिशों में अटका रहा और ज़िंदगी हमें जी के चली गई। कई बार ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी क्या होता है आयुष जी कि मैं बार-बार संस्कारों की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो संस्कार और ये सोच जो आपको दी गई होती है, इनका इतना गहरा प्रभाव होता है कि आप कभी परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन आपके जो वो विचारों की ताकत होती है ना, वो आपको फिर से खड़ा कर देती है, फिर से नई शुरुआत करने के लिए। आप अपनी लाइफ में अभी तक आप यहाँ तक पहुँची हैं, जी, बहुत सारे संघर्ष आपने किए, बहुत सारी उपलब्धियाँ आपने हासिल की। इन उपलब्धियों को हासिल करने के बीच में जी।
आपको कभी फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ में स्ट्रगल करना पड़ा? हाँ, ऐसा होता है क्योंकि कई बार लोगों की हमसे उम्मीद जुड़ती है क्योंकि हम एक सोशल वर्क की तरह मैं एक घटना और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आपके प्रश्न इतने डीप है कि मुझे पीछे तक ले जा रहे हैं। वो घटना भी मेरी 5th क्लास की होगी। एक इंटरवल था, टिफिन चल रहा था। एक मेरे क्लास में एक बच्ची बैठी थी, उसका नाम मुझे आज तक याद है, उसका नाम विनीता था। वो रो रही थी और वो पास के किसी गांव से अपने रिश्तेदार के यहाँ से पढ़ने आती थी। बहुत सीधी बच्ची थी, वो रो रही थी। मैंने बोला तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि फला फला लड़की ने मुझे मार दिया है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा ये सुन के कि इसने मार दिया, इसने मारा और इसने पिट लिया। मैंने कहा तुमने टीचर से कहा? बोली नहीं। लड़की ने मारा था कि लड़के ने? लड़की ने ही लड़की को मारा था। तो उसने मारा, उसने पिट लिया और वो रो रही थी। तो मैंने कहा तुमने मैम से कहा? तो बोली नहीं। तो हमने कहा तुम चलो मेरे साथ। गई, उसकी कंप्लेन कराई, जिस लड़की ने मारा था उसको पनिश कराया। ये तो बचपन की है और स्टूडेंट लाइफ तक मैंने इस तरह के जाने कितने लोगों के लिए साथ में खड़ी हुई हूँ। ये मेरा बाई बर्थ ऐसा नेचर है। पापा के पास कंप्लेन पहुंच जाती थी कि लड़की को पढ़ने भेजा है, ये नेता बनती है। तो ये चीज है, नेता बनती है। क्यों? मैं आपको बताऊं, शादी होने के बाद मैं जब आई हूँ, मेरा इतना ज्यादा नेचर था, कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है, उसके साथ गलत हो रहा है, मैं स्कूटर रोक के खड़ी होके उसके रोकने लगती थी बिल्कुल कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना? तो मेरे हस्बैंड कई बार रोकते थे कि उसके लिए पुलिस है, ये है, तुम क्या करती हो? कैसे मैंने नियंत्रित की। मैं एक और तो एक तब से मुझे ये विचार आया कि मैं उनकी आवाज बनूंगी जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। मुझे लगता है समाज सेवा का इससे अच्छा रूप हो ही नहीं सकता है। अभी आप बात कर रहे थे फाइनेंशियल की, तो कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो उनको लगता है कि मैम काम कर रही है, मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगी। तो मैं कह सकती हूँ मैं अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची हूँ, ये कि मेरे पास इतना सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है कि कोई मेरे पास आए मैं उसको सपोर्ट कर दूं। मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ कि जोड़ दूं। तो ये विचार मेरे पास कई बार आता है कि, और मैं यही सोचती हूँ कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रखूं साधु भी। तो उसके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट है, ये शुरू से कल्चर में हमारे दिया गया है कि आप अपने को इतना क्षमतावान बनाएं कि अपना भरण पोषण तो करें, अगर किसी की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी कर पाए। तो मुझे यही लगता है कि एक और आपने आयुष जी अपने आसपास चीज देखी होगी। आप कहते भाई मैं तो ये काम गलत काम नहीं करता, भैया मेरे यहाँ तो महिलाओं के साथ जाति नहीं की जा सकती है, या मैं तो, वो गाली देता है मैं तो नहीं देता हूँ, मैं ये समाज में ये चीज डिस्टर्बिंग कर रहा है मैं तो नहीं करता हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं होती कि मैं नहीं करता हूँ, जो कर रहे हैं वो ना करें, इसके लिए आप क्या करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शुरू होती है। हमारा संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं। जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राइट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, स्पीक, बोलने का अधिकार जिसे हम कहते हैं, राइट टू स्पीक। हाँ, उसका अधिकार का तो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। एक प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति से आप इस तरह की लैंग्वेज में अशब्द कुछ इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन वही हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी दिए हैं। नीति निर्देशक तत्व तो आपको याद नहीं है। आप गलत नहीं है, आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे समाज को लॉस हो, समाज में कोई कुछ भी XYZ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप बात कर रहे थे हैरेसमेंट, जैसे एक लड़की जा रही है, 4 लड़के खड़े हैं, वो उसके साथ फब्दियां कस रहे, कुछ भी कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, या तो भाई आजकल लोग वीडियो बनाने लगते हैं, वायरल कर देंगे। यार वीडियो वायरल करने से अच्छा आप एक पुलिस को कॉल कर दें। सही बात। क्यों नहीं करते हैं आप? ये क्या गंदगी है? आप घटना को घटते हुए देख रहे हैं, आप वीडियो वायरल करके क्या बताना चाह रहे हैं? आप बहुत एक श्रेष्ठ नागरिक है देश के, आप बहुत घटिया नागरिक है। आपको तो मतलब जो कर रहा है आप उससे भी ज्यादा दोषी है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस को बुला सकते हैं, या फिर आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए, इतना कैपेबल बनाइए कि जहां से आप गुजरे लोग इस तरह की हरकतें ना कर पाए। आपका उत्तरदायित्व सब आपके परिवार का भरण पोषण करना ही नहीं है, अपने बच्चे को ही पढ़ाना नहीं है, गेट लॉक करके आप सुरक्षित हैं ये सोचना नहीं है, ये समाज आपके आसपास के लोग सुरक्षित हैं कि नहीं है, ये आप जो घटित हो रहे हैं उन चीजों को आप कितनी क्षमता है कि आप उन्हें रोक सकते हैं, आप उस लायक हैं कि नहीं है। एक मैंने पॉलिटिकल साइंस से MA किया है, उसमें प्लेटो है जो विचारक है,
उन्होंने कहा है कि संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट मनीषी होना अधिक श्रेष्ठ है। तो अगर आप असंतुष्ट हैं, समाज में कुछ विसंगतियां, कुछ भी आप परेशान है होने लेके, तो भी आप श्रेष्ठ हैं उस व्यक्ति से जो मूर्ख होके, मौन होके उन्हें देख रहा है। आज के समय में सारी महिलाएं लगभग लगभग कामकाजी हो रही हैं जी और जितनी भी लड़कियां हैं जॉब कर रही हैं, कोई प्राइवेट जी जॉब जी कर रही हैं। देखा गया है बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट तो नहीं आए हैं, लेकिन लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है कि महिलाओं को कहीं न कहीं गलत तरीके से हर जगह, हर जहाँ भी वो जा रही है, ऑफिस जा रही है, ऑटो में जा रही है, हर जगह उसको गलत तरीके से छूने का प्रयास किया जा रहा है, उसके शरीर को स्पर्श करने का प्रयास किया जा रहा है। इस चीज से महिलाओं को कैसे बाहर निकलना चाहिए और इस चीज से पूरा समाज डरने लगे महिलाओं को इस तरह से बार-बार छूने से, बार-बार जैसे दूध वाला दूध दे रहा है तो ऐसे छू रहा है, तो इस चीज से कैसे महिलाओं को बचा जाए और समाज में बदलाव कैसे लाया जाए? समाज में बदलाव, पहली बात तो ये है कि अगर आप इस तरह का होते हुए देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो में बैठी है, वो महिला ऑटो में बैठी है, अब आप कह रहे हैं कि मैंने उस लड़की को या उस महिला को स्पर्श नहीं किया, लेकिन आपके बगल वाले व्यक्ति ने किया, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप उससे कहें भाई साहब ढंग से बैठिए। अगर उस लड़की की जगह आप उस लड़के को रोक देंगे, तो ऐसी घटना रुकेंगी, ऐसी घटनाएं रुकेंगी। बस में आप देखते हैं, ट्रेन में देखते हैं, अगर एक पुरुष पीछे से बैठे, भाई साहब दिक्कत क्या है आपकी, जाइए बहन जी पहले आप जाइए, मैडम पहले आप जाइए। आप एक अच्छे नागरिक, आप अच्छे नागरिक बनेंगे, आप गलत को होते हुए फिर देखेंगे नहीं, गलत को रोकने की क्षमता रखेंगे। जब आप सही होंगे, व्यक्ति आपके साथ गलत कर नहीं पाएंगे। तो आपका एक पुरुष का रोल इसमें होना चाहिए। जैसे जब स्त्रियों के साथ जाती होती है, लड़कियों के साथ होती है, तो वह महिलाओं की एक रोल होना चाहिए कि वो उसको रोके। ऐसी पुरुष के लिए भी होता है कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, उनको वो रोके। अगर उनको रोका जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, तो एक महिला के खुद के विरोध करने से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन मैम। आपके कुछ सवाल आपसे ही करेंगे, धर्म से जुड़े हुए, इसलिए मैं उन सवालों को भी इग्नोर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे व्यक्तिगत आपके बारे में और आपसे जुड़ी हुई चीजों के बारे में डिस्कस कर जी जी ठीक है। और आपका लक्ष्य क्या है अभी? अभी तक आप इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद फिर भविष्य में आपका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य तो मेरा बचपन से है और वो आज तक है, और जब तक मेरा जीवन है ये तब तक रहेगा। मैं उन लोगों की आवाज बनूं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये काम मुझे आत्मसंतुष्टि देता है। इसी वजह से मैंने एलएलबी भी किया। और इवन मैं बताऊं आपको कि जब मैं एमए कर रही थी, तो ऐसे ही था कि हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर आए नहीं थे, और ऐसे कोई एक और कॉलेज में भी घटना हुई थी किसी तरह की, तो मैं उन लोगों को लेके और प्रिंसिपल साहब के पास पहुंच गई। तो मेरे एक कपूर सर अभी भी हैं वो, तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा एमए करने के, तो मैं इस तरह का करती थी। और वो जो टीचर थे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी क्योंकि आपके प्रश्न मुझे इतने बैक ले जा रहे हैं कि आप खुद भी सोच सकते हैं कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था, तो मेरी कुछ पड़ोस की सहेली थी मेरी, वो बैठी और कोएड था। अब एक 19 साल की एज होती है, कुछ उतनी समझ भी नहीं होती है। वो प्रोफेसर पता नहीं किस बात पे कुंठित थे, क्या थे, तो वो बैठी, कुछ बात हुई, क्लास में आए, तो वो लड़की हंसी आ रही थी उसको, वो हंसी होगी, मान लिया वो नहीं हंसना चाहिए था। उन्होंने कहा खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? तो उसने अपना नाम बताया। फिर उसने कहा क्या तुम हंस के मुझे आकर्षित कर रही हो? अच्छा, प्रोफेसर ने उस फर्स्ट ईयर में नई नई आई लड़की के साथ, जो उनके प्रोफेसर उनके पिता के उम्र के थे, तो वो लड़की को बहुत रोना आया और उसको बहुत चीप लगा। अलग ही कहानी। और उसके बाद मैं सच घटना बता रही हूँ आपको, उसके बाद वो क्लास से बाहर आ गई और वो बहुत रोई। और जो चूंकि क्लास में लोग थे, लोग वर्ड यूज कर रही हूँ, जो विद्यार्थी थे, वो एक तरह से एक चर्चा का विषय बन गया। अब वो मेरे पास आई। घटिया विचार था उनका, बहुत घटिया। बताइए, हिंदी साहित्य के आप प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज के, और एक नए स्टूडेंट को, एक लड़की को आप इस तरह का आप बोल रहे हैं। अल्टीमेटली वो मेरे पास आई। कुछ ऐसा मेरे साथ होता है कि लोग मेरे पास खुद चल के आते हैं, ये मुझे नहीं पता, ईश्वर शायद मैं किसी के लिए खड़ी हो जाती हूँ इसलिए लोग आते हैं। वो आई। अब मेरे को तो बहुत ज्यादा लगा, एक एप्लीकेशन लिखा, प्रिंसिपल को लिखा,
प्रिंसिपल को लिख के 3-4 लड़की इकट्ठे होके पहुंची मैं एकदम आगे आके, मुझे फिर ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मसला किसका है, मसला किसी का भी हो, न्याय तो मैं दिलाऊंगी, ये मेरी सोच होती है, क्या बात। क्योंकि उसके साथ हुआ मतलब मेरे साथ हुआ। तो मैं पहुंची, प्रिंसिपल साहब ने कहा, फिर इतना उनके ऊपर प्रोफेसर के पास सामत आ गई, इतनी ज्यादा आ गई कि फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनको तर्क किया, जबकि मैं भी 19 साल की ही थी उस समय। तो उन्होंने कहा कि परिवार से आता है, ये है, कई बार मुझे बच्चों की तरह प्रिंसिपल ने कि ये मैटर ज्यादा ना जाए समझाने की कोशिश की। मैंने अपने प्रोफेसर से कहा, सर जब व्यक्ति घर से बाहर दहलीज के कदम रखता है, वो सामाजिक मर्यादा के बंधन में बंध जाता है और उनको उसी मर्यादा में रह के अब व्यवहार करना पड़ता। फाइनली उन प्रोफेसर को उस लड़की से माफी मांगनी पड़ी, माफी मांगी और बहुत कुछ हुआ। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया और इस तरह से तो इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है। अच्छा, आप सपने की बात कर रहे थे, तो जब इस तरह के वाकये मेरे साथ मैं बता रही हूँ कि शुरू से हुए, तो शुरू से मुझे लगता था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसे करूंगी, उन लोगों के काम आऊंगी जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अब आप ये कहेंगे मेरा बहुत बड़ा सपना, तो एक तो मैं ये कहूंगी कि बेटियों को आज भी मतलब 70% लोग ऐसे हैं जो बेसिक शिक्षा देने के बाद बेटियों को अवसर नहीं देते हैं। और मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अवसर के बिना योग्यता व्यर्थ होती है। आज आप मुझे बोल रहे हैं, मेरे विचारों को सुन रहे हैं, तभी ये विचार मेरे आगे तक जा रहे हैं। अगर आप मेरे पास नहीं आते, मैं क्या सोचती हूँ, क्या सोच रखती हूँ, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे विचारों से प्रभावित होता है, नहीं होता है, लेकिन मैं फील्ड में आई हूँ, इसलिए मेरी सोच, मेरा बोलना, मेरा लक्ष्य, मेरे सपने, सब कुछ फर्क पड़ता है। तो मेरे एक तो ये है कि अवसर जरूर मिलना चाहिए और उन्हें सिर्फ आप अवसर दीजिए, वो अपने हिस्से की धूप खुद लेके आएंगी, है ना। और उसके बाद में मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं अटल जी से बहुत, अपने भारत रत्न यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ स्टूडेंट लाइफ से, और उनके विचारों को कि हार नहीं मानूंगा। ये मेरे प्रेरणादायक विचार रहे हैं और इनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली है। साथ में हमारे स्वामी विवेकानंद, उठो जागो निरंतर संघर्ष करो जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं। तो ये चीजें मुझे बहुत प्रेरणा देती हैं। ये मेरे सिर्फ 2 ही जो है मेरे लाइफ में जिन्होंने सूत्र का काम किया और आज भी मैं उसको लेके चलती हूँ। और मेरा चूंकि अवसर नहीं मिलते हैं, अवसर के बाद अगर हम अवसर तलाशते हैं तो सबसे बड़ी समाज की विडंबना ये है कि हमें सहयोग नहीं मिलता है। अवसर दे दे, वो सहयोग ना मिले तो भी हम अपने को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। अगर हम 4 साल, 2 साल, 5 साल काम पे निकलते हैं तो हमसे माना पूछा जाता है क्या प्रोग्रेस है, कहां तक पहुंचे हो। वही एक लड़का निकलता है, उससे तो नहीं पूछा जाता है। वो एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि एक लड़का घर से निकला या पुरुष घर से निकला तो हमें चिंता हुई, एक लड़की और महिला घर से निकली तो हमें शक हुआ। हमारे देर से लौटने पे आपको शक क्यों होता है, आपके देर से लौटने पे तो हमें फिक्र होती है। कितना फर्क है, सोच का फर्क है ना। तो यही सोच का फर्क तो है जो समाज में इतनी विसंगतियों को जन्म दे रहा है। कहीं ना कहीं वो महिला एकदम मतलब उग्र होने लगती है, हर चीज को छोड़ने लगती है। एक और मैं आपसे बात साझा करना चाहूंगी कि जब एक महिला थकती है, जब एक लड़की थकती है, जब एक लड़की उदास होती है, जब एक लड़की, एक स्त्री निराश होती है, वो सबको छोड़ देती है, सबको छोड़ देती है। जब एक पुरुष हारता है, जब एक पुरुष थकता है, वो माँ का आंचल ढूंढता है, वो साथी का हाथ थामता है। उसको अपने हर संघर्ष में स्त्री चाहिए, अपने सहारे में स्त्री चाहिए, रोने के लिए माँ का आंचल चाहिए। लेकिन जब एक स्त्री टूटती है, वो, आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब एक स्त्री संवरती है ना, वो सबको समेट लेती है, और पुरुष जब संवरता है वो छोड़ देता है। जब एक स्त्री टूटती है, बिखरती है, वो सबको छोड़ देती है, और जब एक पुरुष टूटता है वो सहारे ढूंढता है। ये फर्क है जो ईश्वर ने अपनी रचना में किया है, ये फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। आपके जीवन में
कभी हाँ, कोई अभी वो सपना अभी तो अधूरा रह गया जो आप हम अपनी बातों में बहुत ज्यादा मैं जी, विस्तार में आ गई। तो मेरा सपना ये है कि एक तो अवसर ना मिला, अवसर मिलने के बाद पंख दे दिए उड़ने के लिए, लेकिन हमारे पैरों में वेट लगा दिया जाए। वेट लगा दिया जाता है ना कि इन जिम्मेदारियों को बच्चे पालने, बच्चों को खाना देने, घर देखने, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम, पारिवारिक पेरेंट्स की जिम्मेदारी देखने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी और कुछ भी क्षमता बचती है तो तुम जा सकती हो। तब तुम जा सकती हो, है ना? तब तुम जा सकती हो। तो 80% तो उसकी एनर्जी, उसकी क्रिएटिविटी सब कुछ स्पॉइल हो ही चुकी होती है और 20% के साथ वो समाज में जाती है। तो ये पुरुष प्रधान समाज उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता है। तो आप उसे स्वतंत्रता दें, साथ में उसको साथ भी दें। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि वहां पे हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा पति हो। आप किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के हो, एक महिला अगर वो आई है तो वो सिर्फ महत्वाकांक्षी है, उसके भी सपने हैं। आप एक बार उसके सपनों का सम्मान कर, आप साथ नहीं दे सकते मत दीजिए, लेकिन उसके उसके सपनों का सम्मान सिर्फ दीजिए। इतना भी आप अगर करेंगे, आप देखिए आपको अपने पुरुष होने पे गर्व महसूस होगा। और मेरा सपना जो है वो ये है कि मैं उस ऊंचाई तक बैठूं, उस ऊंचाई तक मैं पहुंचूं कि लोग मुझे प्रतीक्षा करते हुए मिले और जब मैं वहां पहुंचूं तो लोग मेरे सम्मान में खड़े हो जाएं। मैं एक आदर्श बनना चाहती हूँ अपनी उम्र की महिलाओं के लिए, उन बहन बेटियों के लिए जिनको ये लगे कि ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अलग से नहीं हूँ। मैं भी उन्हीं संघर्षों को करते हुए आज यहाँ तक आई हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा, और ईश्वर की कृपा, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। अगर ईश्वर की कृपा रही तो मैं उस मुकाम को एक दिन हासिल जरूर बिल्कुल करूंगी। आपके अंदर वो संघर्ष करने की क्षमता है और आप बिल्कुल उस मुकाम तक पहुंचेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे चैनल को आपका कीमती समय देने के लिए।